देखो दोस्तों, आज हमारी है ये क्लास 5। इसमें हम देखेंगे टाइप ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स अंडर कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। बेसिकली मेन इसके 4 तरह के ये कॉन्ट्रैक्ट होते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ क्रिएशन, ऑन द बेसिस ऑफ वैलिडिटी, ऑन द बेसिस ऑफ एग्जीक्यूशन और ऑन द बेसिस ऑफ लायबिलिटी। और आगे इसको सब डिवाइड किया गया है। सबसे पहले हम देखते हैं ऑन द बेसिस ऑफ क्रिएशन के बेसिस पे ये कॉन्ट्रैक्ट कितने तरह के होते हैं। सबसे पहला होता है एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट। अ कॉन्ट्रैक्ट मेड बाय वर्ड स्पोकन और रिटन अकॉर्डिंग टू सेक्शन 9 इन सो फार एज द प्रपोजल और एक्सेप्टिंग ऑफ एनी प्रॉमिस इज मेड इन वर्ड्स द प्रॉमिस इज सेड टू बी एक्सप्रेस। जैसे किसी भी कॉन्ट्रैक्ट को अगर एक्सप्रेस किया गया हो वो वर्ड्स के थ्रू, वो वर्ड्स कोई भी हो सकते हैं, स्पोकन और रिटन, तो उसको बोला जाता है कि ये एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट है। मीन्स किसी को एक्सप्रेस किया है। जैसे ए सेज टू बी, विल यू परचेज माई बाइक फॉर ₹20,000। बी सेज टू ए यस, उसने ऑफर दिया कि आप अब 20,000 में मेरी बाइक खरीदोगे, और बी ने आंसर दे दिया यस। तो ये दोनों ने ये एक्सप्रेस कर दिया, तो इसको कहते हैं एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट। आगे है इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट। इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट क्या है? अ कॉन्ट्रैक्ट इन्फेरेड बाय द कंडक्ट ऑफ पर्सन और द सर्कमस्टांसेस ऑफ द केस। ये इम्प्लाइड होता है कॉन्ट्रैक्ट। इसको हम एग्जांपल के थ्रू भी समझेंगे। आगे इसका है वाई इम्प्लाइज कॉन्ट्रैक्ट मीन्स इम्प्लाइड बाय लॉ। द लॉ इम्प्लाइड अ कॉन्ट्रैक्ट थ्रू parties never intended according to section 9 is so far as such proposed or acceptance is made otherwise than in words the promise is said to be implied। ये देखो, उसमें था एक्सप्रेस में वर्ड के थ्रू एक्सप्रेस किया गया है, चाहे वो रिटन हो चाहे वो स्पोकन हो, लेकिन इसमें है अदरवाइज देन इन वर्ड्स, मतलब वर्ड्स में इसको एक्सप्रेस नहीं किया गया, तो इसको कहते हैं इम्प्लाइड। जैसे ए स्टॉप अ टैक्सी बाय वेविंग हिज हैंड। जैसे ए ने हाथ दे के एक टैक्सी को रोका एंड टेक्स हिज सीट, अपनी सीट ले ली। देयर इज एन इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट दैट ए विल पे द प्रिस्क्राइब्ड फेयर। तो जैसे ए ने टैक्सी स्टॉप पे रोका और अंदर बैठ गया, तो इसमें ये कॉन्ट्रैक्ट इम्प्लाइड हो गया कि ए है जो उसको जो भी जस्टिफाइड फेयर होगा, किराया होगा, वो देगा। तो इसमें उसने कुछ बोला नहीं, तो ये ऑटोमेटिकली इम्प्लाइड हो गया। टैसिट कॉन्ट्रैक्ट। अ कॉन्ट्रैक्ट इज सेड टू बी टैसिट व्हेन इट वाज टू बी इन्फेरेड फ्रॉम द कंडक्ट ऑफ द पार्टीज। एग्जाम्पल obtaining cash through automatic teller machine और सेल बाय फॉल हैमर ऑफ एन ऑक्शन सेल। जैसे टैसिट कॉन्ट्रैक्ट आप ये ऑटोमेटिकली हो जाते हैं, आप इसको ना सेल बाय फॉल हैमर ऑफ एन ऑक्शन सेल, जैसे कि इस एग्जांपल के थ्रू हम समझ सकते हैं। जैसे ऑक्शन होती है ना, तो बाई चांस उसने वैसे जो हैमर है वो थोड़ा ऊपर किया, लेकिन किसी ने प्राइस बोला, गलती से वो थोड़ा गिर गया, इट मीन्स वो टैसिट कॉन्ट्रैक्ट बन गया। जैसे फॉल हो गया तो इट मीन्स वो कॉन्ट्रैक्ट बन गया है। और आगे है क्विसी कॉन्ट्रैक्ट और कॉन्ट्रैक्ट विच आर क्रिएटेड। क्विसी कॉन्ट्रैक्ट क्या होते हैं? नाइदर बाय वर्ड स्पोकन, ना वो शब्दों के द्वारा बोल के किए जाते हैं, नॉर रिटन, ना वो रिटन में होते हैं, नॉर बाय द कंडक्ट ऑफ द पार्टी, मतलब उसमें पार्टियों का कोई कॉन्टैक्ट नहीं होता रिगार्डिंग कॉन्ट्रैक्ट, बट दीज आर द क्रिएटेड बाय द लॉ, ये लॉ के द्वारा क्रिएट हो जाते हैं। जैसे हम इसको एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। इफ़ मिस्टर ए लीव्स हिज गुड्स एट द मिस्टर बी शॉप बाय मिस्टेक, ए बी की शॉप पे गया तो उसके हाथ में कुछ चीज़ें थी, कुछ वस्तुएं थी जो उसकी दुकान में वो भूल गया। देन इट इज़ फॉर मिस्टर बी टू रिटर्न द गुड्स और टू कंपनसेट द प्राइस।
तो ये बी के ऊपर है कि उसको या तो वो गुड्स रिटर्न करेगा या उन जितने की कीमत थी उनकी गुड्स की वो उसको पैसे देगा, कंपनसेट करेगा। दिस कॉन्ट्रैक्ट डिपेंड ऑन द प्रिंसिपल, ये बेसिकली प्रिंसिपल है दैट नो बॉडी विल बी अलाउड टू बिकम रिच एट द एक्सपेंसेस ऑफ द अदर। किसी और ने खर्चा किया तो कोई भी, मतलब ये मेन प्रिंसिपल है, ये सिद्धांत है कि किसी और के पैसे पे या उस और पे खर्चे पे वो अमीर नहीं बन सकता कोई भी। तो ये ऑटोमेटिकली क्रिएट हो जाते हैं, उनकी इंटेंशन नहीं होती कॉन्ट्रैक्ट क्रिएट करने की, ये बन जाते हैं ऑटोमेटिकली। ई कॉन्ट्रैक्ट, ई कॉन्ट्रैक्ट क्या होते हैं? ई कॉन्ट्रैक्ट इज़ वन विच इज़ द एंटर्ड इनटू अ बिटवीन टू पार्टीज बाय द इंटरनेट। ठीक है, जैसे जो भी कॉन्ट्रैक्ट इंटरनेट के थ्रू क्रिएट किए जाते हैं उनको ई कॉन्ट्रैक्ट कहते हैं। ये हमारी होगी ये पहली, ये इसके हमने ये पांचों वो कर ली है। और नेक्स्ट टाइप है जो ऑन द बेसिस ऑफ वैलिडिटी। अब कॉन्ट्रैक्ट को हम ऑन द बेसिस ऑफ वैलिडिटी पढ़ेंगे। तो इसमें फर्स्ट है वैलिड कॉन्ट्रैक्ट, एन एग्रीमेंट विच सेटिस्फाइड ऑल द रिक्वायरमेंट प्रिस्क्राइब्ड बाय लॉ ऑन द बेसिस ऑफ क्रिएशन। मतलब इसमें सारे रूल्स रेगुलेशन अंडर द लॉ अंडर द कॉन्ट्रैक्ट एक्ट सब रिक्वायरमेंट पूरी होती हैं, वो वैलिड होते हैं। वॉइड कॉन्ट्रैक्ट ये कहाँ इसको डिफाइन किया है 2 सबसेक्शन जे में। अ कॉन्ट्रैक्ट विच ceases to be enforceable by law because void when of ceases to be enforceable। मतलब वो ना इन्फोर्सेबल को सीज कर रहा है तो वो वॉइड बन जाता है, मतलब उनको इन्फोर्स नहीं किया जा सकता उस टाइम पे। व्हेन बोथ पार्टी टू एन एग्रीमेंट आर, ये कब कब होता है? अंडर अ मिस्टेक ऑफ फैक्ट अंडर 20 consideration or object of an agreement is unlawful, agreement made without consideration, agreement in return of marriage, restraint of marriage, restraint of trade, restraint legal proceeding, agreement by wage or wages। ये देखो इसमें ना आप देख लो उसको वो इन्फोर्स नहीं हो सकता तो उसको वॉइड माना जाएगा। मतलब कोई भी है कॉन्ट्रैक्ट गलती से कर दिया, कि दूसरी पार्टी ने गलती से हाँ कर दी, या उसको मतलब उसको क्लियर नहीं था, बाय मिस्टेक हो गया, या उसकी जो भी कंसिडरेशन है अनलॉफुल है, तो ये इसके नाम पे देखो वॉइड आ जाता है। जैसे किसी मैरिज को रोकना, किसी ट्रेड को रोकना, लीगल प्रोसीडिंग को रोकना, तो ये सारे कॉन्ट्रैक्ट कौन से होते हैं? वॉइड कॉन्ट्रैक्ट। और वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट कौन होते हैं? ये 2 सबसेक्शन आई में है इसकी डेफिनेशन। एग्रीमेंट विच इज इन्फोर्सेबल बाय लॉ एट द ऑप्शन ऑफ वन और मोर द पार्टी बट नॉट एट द ऑप्शन ऑफ द अदर और अदर्स इज वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट। ये कॉन्ट्रैक्ट कौन से होते हैं? जैसे हम रिजल्ट ऑफ कोरिजन अंडर अनड्यू इन्फ्लुएंस फ्रॉड एंड मिसरिप्रेजेंटेशन वॉइडेबल होते हैं। किसी को डरा के धमका के और उसको मिसरिप्रेजेंट करना, कुछ पूरे तथ्य नहीं बताना कॉन्ट्रैक्ट के, ये सारे वॉइडेबल होते हैं। बाद में इसको मतलब ये कॉन्ट्रैक्ट को वो मना कर सकता है पूरा करने के लिए। आगे है अनइन्फोर्सेबल कॉन्ट्रैक्ट, वेयर अ कॉन्ट्रैक्ट इज गुड्स इन substance but because of some technical defect that is absence in writing made by imitation but etc. one or both the parties cannot sue upon but is described as an unenforceable contract। जैसे उसमें कुछ मिस्टेक रह गई है, कॉन्ट्रैक्ट लिखा है उसमें था उस जैसे
अनइन्फोर्सेबल कॉन्ट्रैक्ट जैसे उसको टाइप किया, उसकी रजिस्ट्रेशन नहीं कराई, या रजिस्ट्रेशन में कुछ गलती कर दी, या जैसे जितने की स्टैंपिंग होनी चाहिए थे या जितने के स्टैंप पर लगने चाहिए उस कॉन्ट्रैक्ट में, उसके एग्रीमेंट में, वो नहीं लगे, तो उनको अनइन्फोर्सेबल होता है। An agreement which is required to be stamped will be unenforceable if the same is not stamped at all or is understamped। देखो जैसे हम लैंड वगैरह की रजिस्ट्री करवाते हैं, उसकी जितनी ही गवर्नमेंट ने स्टैम्प पेपर की वैल्यू वो की है कि इतनी होनी चाहिए, तो उतने की नहीं है, तो वो अनइन्फोर्सेबल कॉन्ट्रैक्ट बन जाएंगे। इलीगल कॉन्ट्रैक्ट जैसे इसके नाम से ही है कि इलीगल कॉन्ट्रैक्ट इलीगल होते हैं। इट इज़ अ कॉन्ट्रैक्ट विच द लॉ फोरबिड्स टू बी मेड। किसी कॉन्ट्रैक्ट को कानून ने बोला है, रोक लगाई है किसी तरह के कॉन्ट्रैक्ट पे, वो इलीगल होते हैं अगर फिर भी कोई करता है। ऑल इलीगल एग्रीमेंट आर वॉइड बट ऑल वॉइड एग्रीमेंट आर, देखो ऑल इलीगल एग्रीमेंट आर वॉइड, जो भी इलीगल होते हैं वो वॉइड होते हैं, शुरू से उनको लागू नहीं किया जा सकता। बट ऑल वॉइड एग्रीमेंट और कॉन्ट्रैक्ट आर नॉट नेसेसरी इलीगल। जैसे सभी हम बोल सकते हैं कि वॉइड एग्रीमेंट जो कॉन्ट्रैक्ट है वो इलीगल नहीं, कुछ गलती से हो जाते हैं, वॉइड बन जाते हैं बाद में, तो वो इलीगल नहीं होते क्योंकि कुछ गलतियाँ होती हैं। बट अगर कुछ जानबूझ के इलीगल है, जिस चीज़ पर हो गया है तो वो कॉन्ट्रैक्ट ही एग्रीमेंट वो इलीगल है, ठीक है। बट ऑल वॉइड एग्रीमेंट इलीगल नहीं माने जाएंगे। कॉन्ट्रैक्ट दैट इज इमोरल और अपोज टू द पब्लिक पॉलिसीज आर इलीगल इन नेचर। जैसे जो पब्लिक मतलब सोशली वो कोई गलत है चीज़, है ना, किसी को नुकसान पहुंचा रही है, तो वो इलीगल होगी, नेचर की ही होगी। अनलाइक इलीगल एग्रीमेंट देयर आर नो पनिशमेंट। जो इलीगल नहीं होते वो पनिशेबल भी नहीं होते। द पार्टीज टू बी वॉइड एग्रीमेंट, इलीगल एग्रीमेंट आर वॉइड फ्रॉम द वेरी बिगनिंग एग्रीमेंट बट समटाइम वैलिड कॉन्ट्रैक्ट में सब्सिक्वेंटली बिकम वॉइड। जैसे इलीगल होते हैं ना, वो स्टार्टिंग से ही पता होता है कि वो वाइड है, वो इन्फोर्स नहीं करवाए जा सकते, लेकिन कुछ वैलिड एग्रीमेंट होते हैं वो बाद में वाइड बनते हैं, कुछ सर्कमस्टांसेस ऐसे हो जाते हैं। अब थर्ड हम देखेंगे ऑन द बेसिस ऑफ एग्जीक्यूशन। कॉन्ट्रैक्ट की नेक्स्ट टाइप है ऑन द बेसिस ऑफ एग्जीक्यूशन। Executed contract, a contract in which both the parties have fulfilled their obligation under the contract। दोनों पार्टियाँ अपनी ऑब्लिगेशंस फुलफिल कर दी तो वो क्या होती हैं, एग्जीक्यूटेड कॉन्ट्रैक्ट। जैसे ए कॉन्ट्रैक्ट टू बाय अ कार फ्रॉम बी बाय पेइंग कैश बी इंस्टेंटली डिलीवरीज कार। उसने उसको कार दे दी, उसने उसको पैसे दे दिए, इंस्टेंटली वो एग्जीक्यूट हो गया। एग्जीक्यूटरी कॉन्ट्रैक्ट, a contract in which both the parties have still to fulfill their obligation। Example, D agree to pay B's cycle by promising to pay cash on 15 July और B agrees to डिलीवर द साइकिल ऑन 20 जुलाई। जैसे कोई फ्यूचर की डेट पे उसने उसको ये कार डिलीवर करनी है और फ्यूचर की ही डेट पे उसने पैसे देते हैं कि कॉन्ट्रैक्ट बन गया, बट अभी एग्जीक्यूट नहीं हुआ कॉन्ट्रैक्ट, क्योंकि इन फ्यूचर की डेट्स में एग्जीक्यूट करेंगे दोनों पार्टीज। अब आ गया पार्सली एग्जीक्यूटेड एंड पार्सली एग्जीक्यूटरी। जैसे नाम से ही है, आधा एक बंदे ने अपना कर दी फुलफिल अपनी एप्लीकेशन और दूसरे ने नहीं की। हम समझते हैं आगे। अ कॉन्ट्रैक्ट इन विच वन ऑफ द पार्टीज हैज फुलफिल्ड हिज ऑब्लिगेशन। देखो, और बट द अदर पार्टी इज येट टू फुलफिल हिज ऑब्लिगेशन। ये देखो, येट टू फुलफिल हिज ऑब्लिगेशन। अब एग्जाम्पल के द्वारा हम समझेंगे इसको। आ सेल हिज कार टू बी एंड ए हैज डिलीवर द कार बट बी इज येट टू पे द प्राइस
फॉर ए इट इज़ एग्जीक्यूटेड, क्योंकि उसने अपनी डिलीवर कर दी कार कॉन्ट्रैक्ट, वेयर एज इट इज़ एग्जीक्यूटेड कॉन्ट्रैक्ट ऑन द पार्ट ऑफ बी सिंस द प्राइस इज येट टू बी पेड, क्योंकि अभी प्राइस पे होना है तो वहाँ पे एग्जीक्यूटिव बन गया। लास्ट फोर्थ एंड लास्ट कॉन्ट्रैक्ट की जो टाइप है वो है ऑन द बेसिस ऑफ लाइबिलिटी। इसका है फर्स्ट है बाइलेटरल कॉन्ट्रैक्ट, अ कॉन्ट्रैक्ट इन विच बोथ द पार्टीज कमिटेड टू परफॉर्म देयर रिस्पेक्टिव प्रोमिस इज कॉल्ड बाइलेटरल कॉन्ट्रैक्ट, जिसमें बोथ पार्टीज, ये देखो, बोथ द पार्टीज कमिट टू परफॉर्म देयर रिस्पेक्टिव प्रोमिस, दोनों अपने प्रॉमिस परफॉर्म करेंगे। एग्जाम्पल, ए ऑफर टू सेल हिज कार टू बी फॉर ₹1 lakh ऑन द एक्सेप्टेंस ऑफ ए ऑफर बाय बी, देर इज अ प्रोमिस बाय ए टू सेल द कार एंड देर इज अ प्रोमिस बाय बी टू परचेज द कार। मतलब उसने सेल का प्रॉमिस कर दिया, उसने कर दिया परचेज का। दीज आर टू प्रोमिसेस, दो प्रॉमिस हो गए। अनलिटरल कॉन्ट्रैक्ट, इसमें क्या है, अनलिटरेट कॉन्ट्रैक्ट इज अ one-sided contract in which only one party has to perform his promise or obligation, party has to perform his promise or obligation to do or to forbears। जैसे एक पार्टी तो प्रॉमिस करती है अपना कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म करने के लिए, तो इसको वन साइडेड कॉन्ट्रैक्ट भी बोलते हैं। इसको हम एग्जांपल के थ्रू समझेंगे। एग्जांपल, A wants to get his room painted. His offer ₹500 to B for his propose. B says to A, if I have spare time on next Sunday, I will paint your room. These are his the promise by A to pay। यहाँ पे A ने तो प्रॉमिस कर दिया कि तुम पेड करोगे, मैं 500 रुपये दूंगा, लेकिन B ने की किया, इफ B इज़ एबल टू स्पेयर टाइम, वो कहता है कि अगर मेरे पास स्पेयर टाइम हुआ तो मैं रूम को पेंट करूँगा। हाउएवर देर इज़ नो प्रॉमिस बाय बी, बी ने कोई प्रॉमिस नहीं किया, होगा तो कर देगा, नहीं होगा स्पेयर टाइम तो नहीं करेगा। टू पेंट द हाउस देर इज़ ओनली वन प्रॉमिस। इसका आज हम ये डिफरेंसेस भी देख लेते हैं। डिफरेंस बिटवीन वॉइड एंड वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट। ये देखो, वॉइड कॉन्ट्रैक्ट और वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट कौन से होते हैं। डेफिनेशन, इट मीन्स कॉन्ट्रैक्ट विच सीजेस टू बी इन्फोर्सेबल, जिसको इन्फोर्स नहीं किया जा सकता। वॉइडेबल, इट मीन्स एन एग्रीमेंट इन्फोर्सेबल बाय लॉ और वन ऑन मोर पार्टीज। जैसे मतलब अगर दोनों में से अगर दोनों पार्टी चाहेंगी तो इन्फोर्स हो जाएगा, लेकिन एक पार्टी के चाहने पे वो नहीं इन्फोर्स किया जा सकता। नेचर, वैलिड व्हेन मेड सब्सिक्वेंटली बिकम अनइन्फोर्सेबल, ये शुरू में वैलिड होता है जब बना था, उसके बाद ये अनइन्फोर्सेबल हो जाता है। इट रिमेन्स वॉइडेबल अनटिल कैंसल बाय द पार्टी, जब इसको पार्टी जब तक कैंसिल नहीं करती तब तक ये वॉइडेबल ही रहेगा। राइट्स और रेमेडी, इसमें कोई लीगल रेमेडी नहीं है। इसमें एग्री पार्टी हैज़ रेमेडी टू कैंसल द कॉन्ट्रैक्ट, एग्री पार्टी कैंसिल करने के लिए उसको रेमेडी की डिमांड कर सकती है, रेमेडी मिल सकती है। परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, पार्टी कैन नॉट डिमांड परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, इसमें क्योंकि जो वॉइड होता है कोई भी पार्टी डिमांड नहीं कर सकती उसको परफॉर्म करने के लिए। इफ एग्रीव्ड पार्टी डज नॉट कैंसिल इट व्हेन इन रीजनेबल टाइम, परफॉर्मेंस कैन बी डिमांडेड, अगर उसको रीजनेबल टाइम में कैंसिल नहीं किया जाता तो वो वैलिड बन जाता है, उसको इन्फोर्सेबल कराया जा सकता है। रीज़न, ड्यू टू चेंज इन लॉ और सर्कमस्टेंसेस, ये वॉइड क्यों होता है, चेंज में लॉ में चेंज आ गई या तब सर्कमस्टेंसेस ऐसे बन गए हैं तो वो वॉइड बन जाता है। इफ़ कंसेंट इज़ नॉट ऑब्टेन्ड बाय फ्रीली, ये इसका रीज़न क्या होता है, कंसेंट उसकी फ्रीली नहीं है क्योंकि रिप्रेजेंट नहीं सही किया गया या उसके कुछ तथ्य छुपाए गए हैं,
तो वो वॉइडेबल बन जाता है। डैमेज नॉट अवेलेबल, इसमें कोई डैमेज अवेलेबल नहीं है। कैन डिमांडेड इन सर्टन केसेस में डैमेज की डिमांड की जा सकती है। और आगे है डिफरेंस बिटवीन वाइड एंड इलीगल। वाइड और इलीगल में क्या फ़र्क है, क्या है बेसिकली ये वर्ड क्या है। वाइड एग्रीमेंट इज़ नॉट आ प्रोहिबिटेड बाय लॉ, कानून के द्वारा इनको लागू नहीं कराया जा सकता। ये भी सेम है, मतलब इनकी कानून के द्वारा इन पे कोई रोक नहीं है, बट इन पे रोक है प्रोहिबिटेड बाय लॉ, इन पे इलीगल पे कानून के द्वारा रोक है। वाइड ये इन्फोर्स्ड होते हैं, ये नॉन इन्फोर्स्ड होते हैं। पनिशमेंट, इसमें कोई पनिशमेंट नहीं होती, इसमें पनिशमेंट होती है। वाइड एव इनिटियो मे बी नॉट वाइड एव इनिटियो, स्टार्टिंग में ये मे बी वाइड ना हो, बाद में सर्कमस्टेंस के अकॉर्डिंग उन्हें ऑलवेज वाइड इन इनिटियो, ये स्टार्टिंग से ही वाइड होते हैं। तो सर ये हमारी हुई क्लास कंप्लीट।